आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे डार्क साइड आईपीओ के जो कि हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी बताए नहीं जाते, बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर वो बातें हमारे लिए जाननी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई कंपनी आईपीओ लाती कैसे है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। देखो, एक पर्सन है जिसका नाम है रिची रिच। उसने कंपनी स्टार्ट की जिसको नाम देते हैं XYZ कंपनी। तो देखो, सबसे पहले कोई कंपनी आईपीओ लाने से पहले बहुत सारे फंडिंग राउंड्स करती है, जैसे कि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी एंड सो ऑन। तो रिची रिच ने सबसे पहले सीरीज ए में वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग रेज की, जिससे उसकी कंपनी की वैल्यूएशन होगी, मान लेते हैं X। फिर फर्दर वो फंडिंग रेज करता है सीरीज बी राउंड में, जिससे उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 4x। सीरीज सी में फर्दर फंडिंग रेज करने से कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 10x। अब मान लेते हैं कि फर्दर उसको लगता है कि उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, इसलिए वो सीरीज डी में अलग अलग वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करता है और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 20x, जिसको हम बोल लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन 20x मतलब कि $1 बिलियन। और हम लोग जानते हैं कि $1 बिलियन वाली कंपनी को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। अब देखो, रिची रिच को लगता है कि उसको फॉरेन कंट्रीज में अपने बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल करना चाहिए। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फर्दर फंडिंग रेज करूंगा। अब उसके पास 3 ऑप्शंस है। नंबर 1, फिर से वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग रेज कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं सीरीज ई फंडिंग राउंड। नंबर 2, बैंक से लोन ले सकता है, जिसे हम बोलते हैं डेट। नंबर 3, आईपीओ के थ्रू हम सब रिटेल इन्वेस्टर से कैपिटल रेज कर सकता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब देखो, ज्यादातर इस पॉइंट पर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वो आईपीओ लाएंगी, तो इसीलिए रिची रिच भी सोचता है कि मैं भी आईपीओ लेकर आऊंगा। वो डिसाइड करता है कि आईपीओ के थ्रू जितना भी वो फंड रेज करेगा, उससे उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी $3 बिलियन। अब हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये नॉर्मल क्वेश्चन आना तो बनता है कि कंपनी वैल्यूएशन कैसे तय करती है। जिस कुछ सालों में कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से सीधा $3 बिलियन कैसे हो जाती है। उसके लिए कंपनीज हायर करती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम होता है कि वो कंपनी की हेल्प करे कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में, कंपनी की DRHP फाइल करने में। DRHP का मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। ये एक टाइप की रिपोर्ट होती है, जिसे हम बोलो एनुअल रिपोर्ट की तरह ही होती है, जो कि कंपनीज को फाइल करनी पड़ती है सेबी के पास। सेबी उसको चेक करती है, उसके बाद ही वो अलाउ करती है कि कोई भी कंपनी ना मार्केट में आईपीओ ला सके। अब देखो, DRHP में होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की मैनेजमेंट की रिपोर्ट, कंपनी के जो भी बिजनेस है उन सभी की रिपोर्ट्स DRHP में होती है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज की हेल्प कर देते हैं, बट 2021 में जो इतने प्रीमियम वैल्यूएशन वाले आईपीओस आए थे, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ये चीज नहीं देखी कि कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा प्रीमियम है। और नंबर 2, जब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम है इशू साइज सेट करना, हेल्प करना कंपनी की, प्राइस बैंड सेट करना, तो उस टाइम पर ये चीजें नोटिस क्यों नहीं होती। तो उसका सिंपल आंसर यहाँ पर है। ये चेक करो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चार्ज करते हैं कंपनी की हेल्प करने के लिए 2 से लेकर 3% की फीस, जो कि डिपेंड करती है इशू साइज के ऊपर। यदि आप चेक करोगे कि 2021 में जितने भी आईपीओ आए थे, उनकी टोटल वैल्यू थी 62,682 करोड़, जिसमें से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की फीस 1013 करोड़ की थी। और आप लोग जानते ही हो कि 2021 में कौन कौन से कंपनीज के आईपीओ आए थे, जैसे कि पेटीएम, नायका एंड सो ऑन। यदि आप उनकी फीस देखोगे ना कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने कितनी चार्ज की है, आपके सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। यदि हम पेटीएम की बात करें तो उसका आईपीओ इशू साइज 18,300 करोड़ का था, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने चार्ज किए थे 323.9 करोड़। यदि हम पॉलिसी बाजार की बात करें तो उसका इशू साइज था 5,709 करोड़, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने चार्ज किए थे 168.4 करोड़। उसी तरह से नाइका के केस में भी, कार ट्रेड एंड जोमेटो के भी केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने जो फीस चार्ज की थी इशू साइज के ऊपर,
वो 1% से लेकर 3% के बीच में थी। तो इससे आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा इशू साइज उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को फीस मिलेगी। अब चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने फीस ले ली, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने हेल्प कर दी कंपनी की आईपीओ लाने में। अब आईपीओ के भी फर्दर 2 प्रोसेसेस है। नंबर 1 फ्रेश इशू, जिसमें कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है। नंबर 2 है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, वीसी फंड्स अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं। यदि आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो जितने भी 49 आईपीओज आए थे जिन्होंने रेस किए थे 1,01,053 करोड़, उनमें से मैक्सिमम परसेंट पोर्शन था ओएफएस का ही, जो कि होता है 62,077 करोड़। अब आप सोचोगे फिर क्या किया है? ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब कि कंपनी का जो मेन मोटिव था आईपीओ लाने का वो यही था कि अर्ली इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी से एग्जिट कर सकें। इसीलिए तो अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स अलग अलग सीरीज राउंड में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कि उनको पता है कि एक ना एक पॉइंट पर कंपनी आईपीओ लाएगी और वो ज़्यादा वैल्यूएशन पर लेकर आएगी, जिसके थ्रू वो आईपीओ के थ्रू मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। यदि हम नायका की एग्जांपल देखोगे तो नायका में जो आईपीओ का इशू साइज था उसमें 88% पोर्शन ओएफएस का था। वहीं पर यदि हम फ्रेश इशू की बात करें तो वो 12% से भी कम का था। तो इससे हमें क्लियर दिख रहा है कि कंपनी का मेन एम यही था कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ के थ्रू उनकी कंपनी से एग्जिट कर सके, ना कि कंपनी का मेन मोटिव ये था कि कंपनी फर्दर जो भी फंड रेज कर रही है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो इससे आपको यहाँ पर क्लियर फिगर दिख रही है कि यदि कोई भी कंपनी ज़्यादा ओएफएस लाती है तो उस कंपनीज में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नंबर 1 वो अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए लाया जाता है, नंबर 2 ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनीज आईपीओ लेकर आती हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो को यदि हम एक सिंगल लाइन में कंक्लूड करें तो हमें आईपीओस में इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। यदि आप सच में कंपनीज में इन्वेस्टिंग करना ही चाहते हो, जस्ट 1 ईयर हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर लेकर आई है या फिर लो वैल्यूएशन पर। देखो डरो मत, चलती हुई ट्रेन को पकड़ने में खतरा ज़्यादा है। जब ट्रेन रुक जाएगी ना तब उसको पकड़ो, तो उसमें गिरने का खतरा भी कम है। तो आई होप इस लाइन से जो मैं मैसेज आपको देना चाहती थी वो आप समझ चुके होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड चौंका देने वाली लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।